हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सॉल्यूशन ऑफ प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज। आज बच्चों नीट के फिजिक्स के पार्ट 2 का सॉल्यूशन लेकर आज आपके सामने आया हूँ और वन बाय वन एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको ये देखना है कि आपने जो स्ट्रेटेजी लगाई है, जिस तरह से सॉल्व किया है, क्या वो सही था या फिर किसी और तरीके से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। ठीक है, तो वन बाय वन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आते हैं सीधे हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें बोल रहा है ratio of magnetic field at the center of current carrying coil of radius r at distance of 3r on its axis है। ठीक है, तो ये रेशियो पूछ रहा है कि एक करंट कैरिंग कॉइल है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, इसके सेंटर पर इंटेंसिटी, तो सेंटर पर इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों? ये होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई टाइम्स आई बाय आर, ये होती है। और दूसरा बोल रहा है एंड एट अ डिस्टेंस 3r ऑन इट्स एक्सिस। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है एक्सिस पर। तो अगर हम कॉइल को इस तरह से बनाए और एक्सिस एक्स पे डिस्टेंस लिखे, इस पॉइंट पर एक्स डिस्टेंस पर इंटेंसिटी लिखे, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर। ठीक, 2 पाई आई आर स्मॉल ही ले लेता हूँ मैं क्योंकि यहाँ भी स्मॉल लिया है। 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तो सेंटर पे इंटेंसिटी ये होती है, एक्सिस पे इंटेंसिटी ये होती है, और ये बोल रहा है कि कैलकुलेट करो इन दोनों का वैल्यू, है ना। क्या बोल रहा है? रेशियो। ये बोल रहा है कैलकुलेट करो इन दोनों का रेशियो। ठीक है, तो ये एक्सिस है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं बी सेंटर अपॉन बी एक्सिस। तो सेंटर वाली इंटेंसिटी को लिखेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर। एक्सेस को लिखेंगे हम म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई कैंसिल, 2 पाई आई से 2 पाई आई भी कैंसिल। ठीक है, अगर इस टर्म को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय आर, और ये आर स्क्वायर भी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आर क्यूब। अगर इन दोनों टर्म में से आर स्क्वायर कॉमन लिया जाए तो स्क्वायर के साथ बाहर आते समय इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा आर क्यूब, या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरह से बी सेंटर और बी एक्सिस का जो रेशियो हमें मिला वो मिला 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो अगली बार के लिए अगर आप इस रिलेशन को डायरेक्ट याद रख लो तो भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं तो पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अब जो हमें डेटा गिवन है वो है डिस्टेंस 3r और एक रेडियस r। तो ठीक है, डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर देते हैं एक्सिस पर। एक्सिस पे जो x है वो गिवन है हमें 3r, और इस 3r का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। क्या इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। हमें मिलेगा 1 प्लस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 टू द पावर 3/2, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3/2। पावर 1/2 को हटा के रूट लगा दो और 3 हटा के 3 बार लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका 10√10। क्या इस तरह का कोई ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है? यस, ऑप्शन नंबर ए हमें दिखाई दे रहा है 10√10। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 10√10। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है देखते हैं, समझते हैं इसको। ये बोल रहा है डायमैग्नेटिक मटेरियल इज इन अ मैग्नेटिक फील्ड मूव्स। ठीक है, डायमैग्नेटिक, फेरो, पैरा और डाई, ऐसे 3 तरह के मटेरियल होते हैं। ये दोनों की प्रॉपर्टी है ये अट्रैक्ट होते हैं, और डायमैग्नेटिक होता है रिपेल। ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है, लेकिन वो भी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है। तो ये बोल रहा है डायमैग्नेटिक मटेरियल इन अ मैग्नेटिक फील्ड मूव्स। किधर मूव करेगा? अगर ये रिपेल होता है तो परपेंडिकुलर टू द फील्ड, फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट, फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट। हाँ, ये तो रिपेल होता है, तो ये इसको किधर भागना चाहिए? स्ट्रॉन्गर फील्ड से वीकर फील्ड की तरफ भागना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर से रिपेल होगा और वीकर के साथ कोई
अपना बिहेवियर शो नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। ठीक, समझ गए बच्चों? इसका जो सही जवाब है वो क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। ये स्ट्रॉन्गर से वीकर फील्ड की तरफ चलने लगेगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, इन शोन सर्किट व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दैट शुड बी अटैच्ड इन पैरेलल विद 20 ओम। ओके, 20 ओम कहाँ पर दिया हुआ है? ये रहा। मतलब क्वेश्चन चाहता है कि यहाँ पर एक रेजिस्टर लगाया जाए, या एक रेजिस्टर लगाया जाए सो दैट नो करंट फ्लोज थ्रू द 5 ओम रेजिस्टर, जिससे 5 ओम में जो करंट है वो जीरो हो जाए। क्वेश्चन समझ गए कि 20 ओम के साथ पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस, इसको कैपिटल आर लिख देता हूँ, कितना रेजिस्टेंस लगाया जाए कि 5 ओम से फ्लो होने वाला करंट जीरो हो जाए। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये तो हमें व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह दिखाई दे रहा है। एक डायगोनल में बैटरी लगी हुई है, दूसरे डायगोनल में एक रेजिस्टर लगा हुआ है। अगर इन आमने सामने वाली वैल्यूज का प्रोडक्ट मतलब 12 इंटू 4 इक्वल टू 6 इंटू दिस, 6 इंटू दिस, अगर इक्वल होता तो ब्रिज बैलेंस्ड होता, और अगर ब्रिज बैलेंस्ड होता तो 5 ओम में करंट जीरो होता। लेकिन ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस करने के लिए 20 और आर के पैरेलल से जो भी मिलने वाला है वो इस रूल को P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस को, या फिर आमने सामने वाली टर्म के प्रोडक्ट को बैलेंस को इक्वल होना चाहिए। इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। अगर बैलेंस्ड ब्रिज होगा तभी Q और S का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो पाएगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो गया तो इस डिफरेंस पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो सोचो, इस कॉम्बिनेशन को मैं लिख सकता हूँ क्या? 20 इंटू आर डिवाइडेड बाई 20 प्लस आर। ठीक, इस कॉम्बिनेशन की वैल्यू इस तरह से हमें आर मिल जाएगा जो इस इक्वेशन को बैलेंस कर दे। ठीक है, 6 से कैंसिल कर देते, 2 टाइम्स 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, 8 इंटू 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 160, प्लस 8 इंटू आर हो जाएगा 8R इक्वल टू 20R। तो इस तरह से हमें मिलेगा 160 इक्वल टू 12R। 4 से कैंसिल कर दो 3 टाइम्स, ये 40 टाइम्स। तो इस तरह से आपको R की वैल्यू मिल जाएगी 40/3 ओम। मतलब अगर R की वैल्यू 40/3 होगी तो ये इक्वेशन बैलेंस होगी, और अगर ये इक्वेशन बैलेंस होगी तो ब्रिज बैलेंस होगा, और अगर ब्रिज बैलेंस होगा तो बीच वाले रेजिस्टर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसकी वैल्यू होना चाहिए, इट शुड बी 40/3 ओम। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड E 20 IK plus 25 JK exist in space if the potential at the origin is 0. Potential at the origin, यहाँ पर potential 0 है, then the potential at point 2,4, यहाँ एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं, ये है आपका 2,4 is, मतलब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है ना, बताना है हमें। एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, स्पेस, द पोटेंशियल एट द ओरिजिन 0, देन पोटेंशियल एट पॉइंट दिस, मतलब इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल पूछा गया है। ठीक है भाई, पोटेंशियल पूछा गया है, इंटेंसिटी गिवन है, पोटेंशियल पूछा गया है। क्या हमने E और R में एक रिलेशन पढ़ा है इस तरह से, E इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dr? बिल्कुल पढ़ा है। ठीक, E वेक्टर फॉर्म में, dr को वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ dV इक्वल टू माइनस ऑफ E dr? अगर दोनों वेक्टर है तो जरूर इनका डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? माइनस ऑफ 20 IK प्लस 25 JK, इस तरह से E की वैल्यू गिवन है। dr वेक्टर, अच्छा ये x एक्सिस पर भी है और y पर भी है, तो dr को मैं लिख सकता हूं क्या? dx IK प्लस dy JK, dx IK प्लस dy JK, इस तरह से लिख सकते हैं dr को। नाउ dv इक्वल टू आई कैप का प्रोडक्ट होगा तो हमें मिलेगा -20 dx, माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई करो, जे कैप का प्रोडक्ट करो तो -25 dy। अब आप इसको कर दो इंटीग्रेट प्रॉपर लिमिट्स में, तो x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट पहले 0 था, फिर 2 हो गया, तो 0 से 2 ये इंटीग्रेट हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट पहले 0 था, फिर 4 हो गया, तो 0 to 4 ये इंटीग्रेट हो जाएगा। अब पॉइंट P पर पोटेंशियल चाहिए, यहाँ तो 0 था, तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v। ठीक, 20 आ जाएगा बाहर,
और x का इंटीग्रेशन, x लिमिट फ्रॉम 0 to 2, 25 बाहर, dy का y लिमिट फ्रॉम 0 to 4, 4 ही था, ठीक है। अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4, dy का y हुआ है ना, अपर लिमिट 4 माइनस लोअर लिमिट 0, तो -20 इंटू 2 ये हो जाएगा -40, और -25 इंटू 4 ये हो जाएगा आपका 100, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका -140 वोल्ट, -140 वोल्ट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इज -140 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं बच्चों। देखो ये बोल रहा है द फोर्स बिटवीन टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r वेयर इज एज। फोर्स बिटवीन टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल्स, दो डायपोल्स के बीच में अगर आपको फोर्स चाहिए, ठीक, तो हमें पता है कि यूनिपोल से जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है, डायपोल से जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब होता है। लेकिन दो डायपोल्स के बीच में अगर हम फोर्स की बात करें तो एक पावर और बढ़ जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 4, तो r टू द पावर -4 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। एक इजी था, इजी कैटेगरी, डायरेक्ट डेटा अगर आपको याद है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। ये रहा वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इफ इट इज आइडियल फ्रॉम शोन सर्किट, ठीक है, इफ इट इज आइडियल फ्रॉम शोन सर्किट, ठीक है, दिखाए गए परिपथ में आदर्श, ठीक है। तो हिंदी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वोल्ट मीटर गिवन है, 2.5 वोल्ट की बैटरी है, 3 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, आपको इसकी रीडिंग बतानी है। बता देते हैं रीडिंग। अगर बताओ, सोचो अगर हमें यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है पता चल जाए, यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है पता चल जाए, तो V की वैल्यू को लिख देंगे IR, ठीक। करंट अगर हमें पता चल जाए तो R की वैल्यू तो 12 है ही, तो देखो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, V, और V इक्वल टू होता है IR, I हमें पता नहीं है, R पता है 12 है। तो अब सोचो अगला काम क्या करना चाहिए हमें, I कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है। तो I कैलकुलेट कर लेते हैं। I क्या है, करंट, इस पूरे सर्किट का टोटल EMF कितना है, 2.5 वोल्ट, टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो 10 प्लस 12 ये हो गया 22 प्लस 3 ये हो गया 25, इससे कैंसिल कर दो 10 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 0.1 एम्पियर, और 0.1 आप यहाँ पे रख दो, तो 0.1 इंटू 12 तो ये हो जाएगा 1.2 वोल्ट। तो इस तरह से रीडिंग आ जाएगी आपकी 1.2 वोल्ट। करेक्ट आंसर इज 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द कैपेसिटर्स आर अनचार्ज्ड इन द बिगिनिंग, ठीक है, कैपेसिटर्स पे कोई चार्ज नहीं है। हाउ मच हीट विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड। जैसे ही स्विच को क्लोज किया जाता है तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। पहले अगर हम ध्यान से देखें तो तीनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, तीनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक। ये पैरेलल सॉल्व करना आपको सिखाया है मैंने। तो इसका जो सी इक्विवेलेंट आएगा, पैरेलल में क्या होता है बच्चों, सीरीज में आता है 1/C1 प्लस 1/C2, और पैरेलल में आता है C1 प्लस C2, तो 3 है तो ये 3C हो जाएगा। तो अब एक बात बताओ, अगर कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज Q है तो बैटरी ने जो भी वर्क किया है वो है QV, बैटरी ने जो भी वर्क किया है QV, लेकिन कैपेसिटर को जितनी भी एनर्जी मिली और कितना वर्क बैटरी ने किया, इन दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं हीट प्रोड्यूस, ठीक है। तो अब अगर डायरेक्ट सिस्टम की एनर्जी निकाल लो, डायरेक्ट सिस्टम, क्योंकि कोई रजिस्टर नहीं है तो जितनी एनर्जी सिस्टम के पास होगी उतना ही हीट लॉस भी हो रहा होगा, ठीक है। तो सिस्टम की एनर्जी होगी हाफ CV², C की जगह हम लिखेंगे 3C, और वोल्टेज है यहाँ पर V, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 CV²। इतनी ही एनर्जी सिस्टम के पास है और इतना ही हीट लॉस हुआ है, मतलब दो क्वेश्चन का आंसर सिमिलर है। सिस्टम के पास टोटल एनर्जी क्या है, 3/2 CV², और हीट लॉस कितना हुआ है, वो भी 3/2 CV², ठीक। क्यों, क्योंकि एक बात बताओ, कैपेसिटर अगर सिंगल सिर्फ बैटरी से कनेक्ट होता, कोई रजिस्टर इसके साथ नहीं होता, ठीक, कोई रजिस्टर यहाँ पे नहीं लगा रहा हूं मैं, बैटरी के साथ होता, तो हम इसकी एनर्जी कैसे लिखते हैं, हाफ CV², या फिर हम इसको लिखते हैं हाफ QV। अगर Q चार्ज इस पर आया है तो यहाँ से निकल के आया और Q यहाँ से फ्लो हुआ है, तो वर्क डन बाय बैटरी होता है QV। तो देखो वर्क हुआ QV और एनर्जी मिली हाफ QV, 50% का डिफरेंस है। वैसे ही यहाँ पर जितना एनर्जी
कैपेसिटर को मिली उतना ही हीट लॉस हुआ है। देख QV माइनस हाफ QV इज हाफ QV। सिमिलरली दिस विल बी द हीट लॉस। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। द साइनसोइडल AC करंट फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R। ठीक है, एक रेजिस्टर है जिससे एक साइनसोइडल करंट फ्लो हो रहा है। इफ द पीक करंट इज IP, यहां पर जो पीक करंट है वो IP है, पावर डिसिपेटेड इज रेजिस्टेंस में पावर डिसिपिटेशन पूछा। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें बच्चों तो करंट और रेजिस्टर का EMF दोनों साथ साथ चलते हैं। करंट और रेजिस्टर का EMF दोनों साथ साथ चलते हैं, इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। फेज डिफरेंस नहीं होता इसलिए फाई 0 हो जाता है। तो इस सर्किट का पावर फैक्टर हो जाता है आपका cos 0। cos 0 हो जाता है 1, मतलब मैक्सिमम पावर डिसिपिटेशन होता है क्योंकि cos फाई की वैल्यू 1 मैक्सिमम वैल्यू। अब पावर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है आई मैक्सिमम E मैक्सिमम अपॉन 2 इंटू cos फाई। cos फाई हो चुका है 1, I की वैल्यू ये है, इसको लिख सकते हैं I बाय R। ठीक है, V इक्वल टू आई आर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं IP इंटू R डिवाइडेड बाई 2, cos फाई है 1 है, तो यह हमें मिलेगा हाफ IP स्क्वायर R। क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है? हाफ IP स्क्वायर R, ऑप्शन नंबर B विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट P, एक इलेक्ट्रिक डायपोल की बात हो रही है प्लस Q माइनस Q, जिसका डायपोल मोमेंट P वेक्टर है, प्लेस्ड इन पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये फील्ड में स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब फील्ड की डायरेक्शन में ही रखा होगा, है ना, जब इस तरह से फील्ड की डायरेक्शन में रखा हो तो प्लस Q पे फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा QE, माइनस Q पे फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा माइनस QE। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एफ नेट भी 0 है, टॉर्क नेट भी 0 है और एनर्जी भी 0 है, क्योंकि एनर्जी होती है माइनस P cos थीटा और थीटा 0 है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में रखा हुआ है। इंटेंसिटी E है, दिस इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा। अगर इस डायपोल को थीटा एंगल से रोटेट किया जाए, देखो यहां से इस डायपोल को थीटा एंगल से रोटेट किया जाए तो क्या इसके पास इसे रोटेट करने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा? यस। और अगर वर्क करना पड़ेगा तो क्या एनर्जी स्टोर होगी? और एनर्जी होगी माइनस P cos थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला में इस क्वेश्चन है, माइनस P cos थीटा टिक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है ये बोल रहा है इन द सर्किट शोन द हीट जनरेटेड इन 5 ओम रेजिस्टर, ये रहा 5 ओम, ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है, इज 10 कैलोरी। तो ये 10 कैलोरी पर सेकेंड की हीट प्रोड्यूस हो रही है 5 ओम। द हीट जनरेटेड इन 4 ओम रजिस्टर इज, इसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होगी ये पूछा। ठीक है भैया, अगर हम पता कर लें कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है तो हीट पर सेकेंड को बोल सकते हैं I स्क्वायर R। ठीक, R तो हमें इसका पता है कि 4 ओम है। अगर हमें I मिल जाए कितना करंट इस 4 ओम में जा रहा है तो हम हीट पर सेकेंड कितना प्रोड्यूस होगा ये बता सकते हैं। लेकिन करंट कैसे कैलकुलेट करें? हमें तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस और टोटल EMF ऐसा कुछ गिवन नहीं है। एक बात बताओ, इसमें हीट गिवन है, इसकी हीट को लिखो I स्क्वायर RT, इसकी हीट को हम लिखते हैं I स्क्वायर RT, और हीट पर सेकेंड, ये जो हीट पर सेकेंड है ये दिया हुआ है हमें 10 I स्क्वायर, R की वैल्यू हमें इसकी पता है 5, तो अगर 5 से कैंसिल करूं 2 टाइम्स तो I इक्वल टू आ जाएगा आपका √2 एम्पियर। लेकिन ये दोनों पैरेलल में है, मतलब यहां पर अगर √2 एम्पियर का करंट है तो यहां भी √2 हो, ये जरूरी नहीं। अब इसका वोल्टेज कैलकुलेट कर लो बच्चों, इस 5 ओम का वोल्टेज ये होगा IR, I कितना है √2 और R कितना है 5, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा 5√2, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा 5√2। तो इन दोनों के अक्रॉस भी 5√2 होगा क्योंकि ये दोनों 5 के साथ पैरेलल में लगे हुए हैं, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन 6 + 4 10, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया 10, और इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना होना चाहिए 5√2 वोल्ट होना चाहिए। देखो वोल्टेज मिल गया, रेजिस्टेंस भी मिल गया, क्या करंट बता सकते हैं? बिल्कुल, करंट होगा टोटल EMF 5√2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 10,
कैंसिल करो 2 टाइम्स, √2 से कैंसिल करो तो 1/√2 एम्पियर। देखो मैंने आपको शुरू में बोला था कि अगर आपको आई मिल जाए तो आप हीट पर सेकेंड बता सकते हो, और हमें इसमें करंट मिल चुका है 1/√2। तो बताओ इसमें हीट पर सेकेंड कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा, आई स्क्वायर 1/√2 स्क्वायर करूंगा तो ये मिलेगा 1/2 इंटू रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस है 4, यहाँ पुट कर दो 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 कैलोरी पर सेकेंड, क्योंकि हम हीट नहीं हीट पर सेकेंड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 कैलोरी पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी में 2 कैलोरी पर सेकेंड दिखाई दे रहा है। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। फिगर शोज अ रेक्टेंगुलर कंडक्टर PQRS। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर दिख रहा है हमें PQRS, इन विच कंडक्टर PQ इज फ्री टू मूव। अब इसमें जो PQ है ये चलने के लिए फ्री है। Assume there is no friction and magnetic field is uniform inward the plane of the paper. मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है ना, देयर इज नो फ्रिक्शन बोल रहा है। इनवर्ट द प्लेन ऑफ द पेपर, रेजिस्टेंस ऑफ। ठीक है, स्टेटमेंट, अच्छा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है, इफ रॉड PQ इज प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स राइट, इधर प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज करके बात करते हैं इसमें। प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स राइट विथ स्पीड v0 at t equal to t0, it will move with uniform speed afterwards। ठीक है, गलत बोल रहा है। क्यों गलत बोल रहा है बताता हूं। क्योंकि जब आप इसको v0 से फेंकोगे तो इस रॉड के एंड्स के अक्रॉस EMF आ जाएगा, वो होगा BLV, और जब ये रॉड चलेगी फ्लक्स चेंज होगा तो EMF आना तय है। EMF आएगा तो एक करंट भी आएगा, करंट आएगा टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज BLV/R। और अगर करंट आएगा तो उस कॉस का अपोज करेगा जिसने इसको प्रोड्यूस करा है, और उसको कॉस दिखाई देगा रॉड का चलना, तो रॉड के चलने का अपोज कैसे करेगा, वो इस रॉड पर अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, और वो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो होगा बिल साइन थीटा। ठीक, थीटा 90 डिग्री हमें दिखाई दे रहा है, तो फोर्स होगा B, आई की वैल्यू BLV/R इंटू L, तो फोर्स मिलेगा आपको B² L² V/R, इतना फोर्स लगेगा, और ये फोर्स लगेगा इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये फोर्स एक एक्सेलरेशन लाएगा जो V के अपोजिट होने के कारण इस रॉड के लिए रिटार्डेशन का काम करेगा। सो V विल बी डिक्रीजेस आफ्टरवर्ड्स, है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वेलोसिटी डिक्रीज होगी। लेकिन यहां पर क्या बोला गया है, यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड गलत हो गया क्योंकि एक फोर्स है जो इस वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2, देयर विल बी अ कांस्टेंट करंट इन लूप PQRS, बिल्कुल गलत, क्योंकि करंट की वैल्यू होगी BLV/R एंड एज V इज डिक्रीजिंग सो I विल बी डिक्रीजिंग, क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट एक रिटार्डेशन है, ये रिटार्डेशन V को डिक्रीज करेगा तो I भी डिक्रीज होता जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि कांस्टेंट करंट, दिस विल आल्सो रॉन्ग। तो देखते हैं आंसर क्या होना चाहिए। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, हाँ बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा A। ठीक, आपको समझ में आया कि A क्यों हो रहा है इसका आंसर, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर रॉन्ग। ये A इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टेटमेंट 1 भी इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है ये हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 0.2 एम्पियर करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 0.2 एम्पियर करंट, करंट की वैल्यू गिवन है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 0.2 एम्पियर, flowing through a circular coil of radius 0.1 मीटर, सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस है 0.1 मीटर। ठीक है, हैविंग 200 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स है 200 है 2000, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, 2000 टर्न्स एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, ठीक, बी सेंटर पूछा है इसने, तो बी सेंटर हमें पता है बच्चों म्यू नॉट बाय 4 पाई
2 पाई आई बाय आर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स। तो बी सेंटर कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स लिख देता हूँ 2000, ठीक। फिर म्यू नॉट बाय 4 पाई हो जाएगा 10 टू द पावर -7। फिर साथ में 2 पाई, पाई हो जाएगा 3.14। करंट, करंट कितना है 0.2 एम्पियर है ना, और रेडियस कितना है 0.1 एम्पियर। 0.1 पॉइंट पॉइंट कैंसिल कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये तो हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 ये हो जाएगा 8, 8 और साथ में 3 0, ठीक, इंटू 10 टू दी पावर -7 इंटू 3.14, ठीक है। अगर ये 3 0 हटा के मैं यहाँ पे +3 लिख दूँ तो 8 3 24, मतलब, और ये 3 से थोड़ा बड़ा है तो अप्रॉक्स 25 के आसपास कुछ आंसर आएगा। 3 0 इसमें से कम हो जाएंगे तो 4 0 बचेंगे और 25 के आसपास आएगा। 2.5 लिख के एक 0 और कम किया जा सकता है। 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 टेस्ला। समझ पा रहे हो? 8 3 24, लेकिन 3.14 23 से थोड़ा बड़ा है तो आंसर 24 से थोड़ा बड़ा होगा, ठीक। 3 0 हटा देंगे, 4 0 बचेंगे, आंसर 25 के आसपास आएगा। एक पॉइंट प्लेस करके हम 10 टू द पावर -3 लिख सकते हैं, ठीक। मैंने आंसर टिक किया था, हाँ डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है, तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। ये बोल रहा है अ चार्ज पार्टिकल इज बैलेंस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज बैलेंस्ड है। बैलेंस कैसे हो सकता है? उसके वेट को क्यों ही बैलेंस कर रहा होगा। इफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स देन फाइंड नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये कोई चार्ज पार्टिकल, ये इसका वेट है mg। अगर ये बैलेंस है जरूर तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर एक फोर्स लगा रहा है QE, सो QE शुड बी इक्वल टू mg। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, फोर्स भी ऊपर ही लग रहा है चार्ज पार्टिकल पर, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज होगा जरूर, ठीक। QE फोर्स लग रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड तो mg तो डाउनवर्ड था ही, अब QE भी डाउनवर्ड ही लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया गया है। तो इस पर जो नेट फोर्स की वैल्यू होगी, ठीक, इस पर जो नेट फोर्स की वैल्यू होगी बच्चों, इट शुड बी QE प्लस QE और mg प्लस mg, क्योंकि QE और mg बिल्कुल इक्वल है तो या तो QE का डबल कर लो या फिर mg का, तो आंसर शुड बी 2QE और 2mg। अब हमें देखना है हमारे पास ऑप्शन में क्या है, 2QE है या 2mg है। तो mg की टर्म में आंसर्स दिए हुए हैं, इसका मतलब है कि 2mg विल बी योर करेक्ट आंसर। आंसर 2QE भी हो सकता था अगर ऑप्शन में होता, लेकिन मल्टीपल करेक्ट नीट में आता नहीं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ये भी एक इजी क्वेश्चन दिख रहा है। इन द फॉलोइंग फिगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस इज, इस सरफेस से फ्लक्स पूछा, इससे a/2 डिस्टेंस पे q/2 रखा है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर एक हम क्यूब बना लेते हैं, एक क्यूब बना लेते हैं, एक इमेजिनरी क्यूब बना लिया हमने, मतलब इस तरह से, इस तरह से हमने एक इमेजिनरी क्यूब बना लिया, ठीक। जो गिवन फेज है ना, गिवन सरफेस जो है वो ये वाली सरफेस, इस सरफेस से हमें फ्लक्स पूछा है और इस सरफेस से a/2 ऊपर, यहाँ पर a/2 ऊपर, यहाँ पे चार्ज रखा है। चार्ज कितना रखा है? q/2। क्या इस पूरे क्यूब ने q/2 को इनक्लोज कर लिया है? तो फ्लक्स होगा टोटल चार्ज दैट इज q/2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये फ्लक्स होगा इस पूरे क्यूब के 6 फेसेस से। क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, तो ये जो फ्लक्स होगा ये होगा क्यूब के 6 फेसेस से। तो अगर 6 फेसेस से इतना तो एक फेस से कितना, 6 से और डिवाइड करो। इस फेस से कैलकुलेट करने के लिए हमें 6 से और डिवाइड करना पड़ेगा, तो 6 इंटू 2 आ जाएगा आपका 12। तो q/12 एप्सिलॉन विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक। सी आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ये बोल रहा है इन द फिगर शोन बिलो द चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ 10 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज सेट। लेफ्ट, तो ये लेफ्ट है ये राइट है। लेफ्ट वाले पर चार्ज -30 माइक्रोकूलम, इस पर -30 माइक्रोकूलम है। द चार्ज ऑन द राइट प्लेट ऑफ 6 माइक्रोफैरेड,
6 माइक्रो, ये लेफ्ट ये राइट, इस पर चार्ज की वैल्यू पूछी। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? ठीक है, बहुत बढ़िया। इन दोनों का पैरेलल इन दोनों के साथ सीरीज में है। कैपेसिटर में पैरेलल में क्या होता है, सम हो जाता है। तो एक काम करता हूं, पहले मैं सबको सीरीज में लिख देता हूं। तो पहला है 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, ये वाला। पैरेलल में ऐड कर दो 6 + 4, तो ये भी आपका हो जाएगा 10 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड, और उसके साथ 2 माइक्रोफेरेड एक कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइक्रोफेरेड। ठीक, अब अगर इस पे चार्ज -30 है तो जरूर इस पे 30 होगा, और अगर इस पे 30 है, ठीक, तो इन सबकी राइट प्लेट पर भी 30 ही होगा, क्योंकि सीरीज में चार्ज कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, सीरीज में चार्ज कांस्टेंट होता है। तो अगर यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 होगा, यहाँ भी 30 होगा। यहाँ अगर -30 है तो यहाँ भी -30 और यहाँ भी -30 होगा, क्योंकि हमें पता है सीरीज में चार्ज कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब ये 10 माइक्रोफेरेड दो कैपेसिटर से मिलकर बना है। तो एक काम करते हैं, इसकी कैपेसिटी हमें मिल चुकी है, इस पे चार्ज भी मिल चुका है, तो एक काम करते हैं, इसका पोटेंशियल पता कर लेते हैं। तो पोटेंशियल होगा, देखो आपको पता है C = Q/V से, V = Q/C। चार्ज कौन सा, पॉजिटिव प्लेट का 30 डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी 10 माइक्रोफेरेड, तो 10 से कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 3। ठीक, चार्ज भी माइक्रो कूलम में ही होगा, माइक्रो कूलम, माइक्रो भी कैंसिल हो जाएगा, और 3 वोल्ट पोटेंशियल हमें मिलेगा, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट का पोटेंशियल मिल गया। लेकिन हमसे पूछा किस पे था बच्चों, 6 पर। अब इन दोनों को फिर से अलग अलग कर दो, तो देखो ये 6 और ये 4, इन दोनों को मैंने फिर से अलग अलग कर दिया, 6 और 4 को अलग कर दिया। इन दोनों के अक्रॉस हमें वोल्टेज मिल चुका है 3 वोल्ट। इसका मतलब यह है कि ये 3 वोल्ट दोनों के लिए सेम है, क्योंकि पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो दोनों के लिए वोल्टेज सेम है। अब बताओ इसकी प्लेट पर चार्ज कैसे बताएं? क्या हमें पता है C = Q/V, हमसे क्या पूछा है, Q, तो Q = CV, और इसकी कैपेसिटी है 6, इसकी कैपेसिटी है 6 माइक्रोफेरेड, और इस पर जो वोल्टेज है वो है 3, तो ये हो जाएगा आपका 18 माइक्रो कूलम। ठीक, क्योंकि फेरेड इनटू वोल्ट कूलम बन जाएगा, तो 18 माइक्रो कूलम। कोई ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है, ये ना। ठीक, अच्छा, इसमें बच्चा कंफ्यूज किस में होगा, 18 तो ले आएगा, लेकिन देखो यहाँ -18 भी दिया हुआ है। तो ऐसे याद रखना है कि अगर लेफ्ट प्लेट पर -30 है तो सबके लेफ्ट प्लेट पर -30 होगा, और सभी के राइट प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक, और हमसे पूछा राइट प्लेट पर है, राइट पे पूछा है, तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। हो सकता है कुछ बच्चों ने इसमें प्लस माइनस का मिस्टेक कर दिया हो, है ना, -18 को टिक कर दिया हो। ठीक, चलो 16 पर आते हैं। फॉर द सर्किट शोन विथ R1 = 1 ओम, 1 ओम, और R1 का है, ये रहा 1 ओम, 1 ओम, ये भी 1 ओम, एक R2 भी है, R2 = 2 ओम, ये 2 ओम, E1 = 1 वोल्ट, ये 1 वोल्ट, E3 = 2 वोल्ट, तो ये 2 वोल्ट, E3 भी 2 वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B, ठीक है, पॉइंट A और ये पॉइंट B, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। एक काम करते हैं, सर्किट को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं बच्चों, देखें ध्यान से। 1 ओम, पॉइंट A, 1 ओम, है ना। इस रजिस्टर को इधर डिस्प्लेस कर दो, इस रजिस्टर को इधर, इस रजिस्टर को मैं यहाँ डिस्प्लेस कर रहा हूँ। हमें पता है कि हम रजिस्टर को बैटरी के आगे पीछे डिस्प्लेस कर सकते हैं अगर उसके टर्मिनल्स चेंज ना हो। ठीक, ये पॉइंट B, ठीक है। इस पर यहाँ पर एक लगा हुआ है R2 है 2 ओम, और एक बैटरी है यहाँ पर E2, ये हो गया E2। ठीक, R1 को भी बैटरी के उस तरफ शिफ्ट कर दो। R1 कितना है, 1 ओम, 1 ओम को बैटरी के इधर शिफ्ट कर दो, तो बैटरी आ जाएगी आपकी 2 वोल्ट के इधर। इस तरह से क्या हुआ, मैंने बैटरी का कॉमन टर्मिनल बना लिया है। ये वाली बैटरी 1 वोल्ट है ना, ये 1 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, और ये वाली बैटरी भी 2 वोल्ट है। तो एक काम करते हैं, यहाँ लेते हैं 0 0, तो ये भी 0, ये 0 यहाँ चाहिए 1, तो ये 1 वोल्ट हो जाएगा।
ये 0 है, 2 वोल्ट की बैटरी है तो इस पॉइंट पर 2 वोल्ट हो जाएगा, ये 0 इस पॉइंट पर भी 2 वोल्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ तो 0 है। अब यहाँ बीच में रजिस्टर आ गए तो हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो इस पॉइंट के वोल्टेज को V नाम दे दो। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है V माइनस जीरो, V माइनस जीरो दैट इज V। तो अगर हमें V मिल गया मतलब हमें A और B का डिफरेंस मिल गया। चलो V कैलकुलेट करते हैं। V कैलकुलेट करने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ से 3 करंट चलाते हैं और V को मानते हैं सबसे बड़ा। ये मेथड भी मैंने सिखाई थी किस तरह से V कैलकुलेट किया जाता है जंक्शन पर। यहाँ से करंट चलाओ और V को मान लो सबसे बड़ा। तो देखो अगर इधर जो करंट चलेगा उसको बोल दो I1, I2, I3, I1, I2, I3 सबका सम 0। ये मैंने लगाया किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, किसी जंक्शन पे मिलने वाले सभी करंट का सम 0। यहाँ वोल्टेज है V माइनस यहाँ पर है 1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 1 + 1 2 I2 इसको बोला मैंने V माइनस 2, यहाँ V यहाँ 2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 2 I3 V माइनस 2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 1 + 1 1 ही है यहाँ पर, एक बार और चेक कर लेते हैं। ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है, ये भी 2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 का एलसीएम लेके इसको तो कर देते हैं 0 में, है ना। V + V + V ये हो जाएगा आपका 3V और -2 -2 -1 मतलब ये हो जाएगा आपका -5 = 0। तो V आ जाएगा 5/3 मतलब ये आ जाएगा 1.666 ऐसा चलता जाएगा, तो 1.67 आप इसको लिख सकते हो। क्या 1.67 हमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 हमें बोल रहा है अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M, ठीक है। अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M इज कट इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ। इक्वल लेंथ के 2 पार्ट बने, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पार्ट विल बी। अब सोचो इक्वल लेंथ है ना, अब इसमें 2 तरह से इसे कट किया जा सकता है। ऐसे कट किया जाए तो भी L लेंथ के 2 पार्ट बनेंगे, और अगर ऐसे कट किया जाए तो भी L/2 इक्वल लेंथ के 2 पार्ट बनेंगे। इस केस में इस पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट पोल स्ट्रेंथ M/2 हो जाएगा, लेंथ L ही रहेगी। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखा जाए तो M/2L दैट इज इनिशियल M/2 दैट इज 0.5 M। और इसमें देखें तो पोल स्ट्रेंथ तो M ही रहेगा, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट हम लिखेंगे M इंटू लेंथ अब L/2 हो चुकी, तो ये भी M/2 दैट इज 0.5 M। तो कोई सा भी केस पूछा हो, लेंथ इस तरह से कट की हो या इस तरह से, आंसर इसका 0.5 M ही आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर कंसिस्टिंग ऑफ 300 टर्न्स इन द प्राइमरी। तो प्राइमरी में कितने टर्न्स हैं? 300, और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज 150। तो सेकेंडरी और प्राइमरी का रेशो है ना, हमें पता है ES/EP इक्वल टू NS/NP इक्वल टू IP/IS। इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशो बोलते हैं K। तो NS/NP ये हमें लेना है, तो 150 से कैंसिल कर दो 2 टाइम्स, तो हाफ का रेशियो है। इफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, अगर मैं करंट लिखूं सेकेंडरी में तो देखो IS डिनोमिनेटर में इज 10 एम्पियर, तो मुझे यहाँ 10 लिखना पड़ेगा। द करंट इन द प्राइमरी कॉइल विल बी, तो 2 से कैंसिल कर दो 5, तो ये इस तरफ आ जाएगा I = 5 एम्पियर। इजी कैटेगरी 5 एम्पियर सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 19, इन अ रीजन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज दिस, इन द रीजन इज, ठीक है। फ्लक्स पूछा है, तो फ्लक्स होता है बच्चों E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। E कितना है? 2I + 3J + K। हमें करना है डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? ds कितना है? 10K। अब एक बात बताओ, K का तो K में ही प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर आर 5 and 10, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी लिख रहा हूँ मैं, सेकेंडरी में 10 है, प्राइमरी में 5 है, मैंने उल्टा लिखा है, सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी रिस्पेक्टिवली। एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहा है, M12 ये दिया है 25 हेनरी। नाउ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर आर मेट 10 and 6। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि सेकेंडरी और प्राइमरी का जो रेशो था वो बदल दिया, 5 इधर और 10 इधर कर दिया। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इन, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस अब M21 हो जाएगा बच्चों, और हमने पढ़ा है कि M12 इक्वल टू ऑलवेज M21, तो अगर M12 25 था तो ये भी 25 ही रहेगा। नंबर ऑफ टर्न्स का रेशो बदल देने से म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं बदलता, क्योंकि प्राइमरी के कारण सेकेंडरी में जो इंडक्शन होता है, सेकेंडरी के कारण प्राइमरी में वही इंडक्शन होता है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ठीक, तो इसका आंसर 25 ही आना चाहिए, तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलो बच्चों, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बताना चाह रहा है हमें, ये बोल रहा है एन LCR सीरीज AC सर्किट इज एट रेजोनेंस, बहुत बढ़िया, रेजोनेंस की बात हो रही है। ठीक है, रेजोनेंस बोल रहा है, ये रेजोनेंस हो रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक, रेजोनेंस हो रहा है इसका मतलब ये है कि XL माइनस XC इक्वल टू 0, और वी कैन से XL इक्वल टू XC, और वी कैन से Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। रेजोनेंस की कंडीशन में यही होगा, ये टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि XL माइनस XC 0 है, तो इम्पिडेंस ऑफ द LCR सर्किट हमें मिलेगा R। ठीक है भाई, इम्पिडेंस मिल गया R। अब आगे बोल रहा है ये 10 वोल्ट ईच। ठीक है, LCR सीरीज सर्किट इज एट रेजोनेंस विद 10 वोल्ट ईच अक्रॉस L, C एंड R। तो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज को हम लिख सकते हैं IR, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज को लिख सकते हैं IXL, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज को लिख सकते हैं IXC, और ये बोल रहा है कि ये तीनों वैल्यूज 10 ईच, ये तीनों वैल्यूज क्या है 10 ईच, सबके अक्रॉस 10 है। अभी बोल रहा है द रेजिस्टेंस इज हाफ्ड द रिस्पेक्टिव वोल्टेज अक्रॉस L, C एंड R। मतलब पहले हमें L बताना है, फिर हमें C बताना है, और फिर हमें R बताना है, इन तीनों के अक्रॉस हमें वोल्टेज बताना है। ठीक है, बताते हैं किया क्या है, रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया है। तो अब जो नया करंट होगा, इनिशियल करंट की बात करें तो EMF अपॉन रेजिस्टेंस, क्योंकि टोटल इम्पिडेंस तो R है, टोटल इम्पिडेंस R है, तो टोटल EMF अपॉन टोटल इम्पिडेंस, इस तरह से ये था इनिशियल करंट। लेकिन अगर रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए, R/2 कर दिया जाए, तो न्यू करंट विल बी 2 टाइम्स ऑफ E/R, और वी कैन से 2 टाइम्स ऑफ I, मतलब न्यू करंट विल बी डबल ऑफ इनिशियल करंट। ठीक है, नया करंट इनिशियल करंट का डबल हो जाएगा। तो इंडक्टर के अक्रॉस हम लिखेंगे I'(XL), कैपेसिटर को लिखेंगे I'(XC), रजिस्टर को लिखेंगे I'(R/2), क्योंकि रेजिस्टेंस भी हाफ हो गया है। I' को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ IXL, इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ IXC, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ IR/2। अब ये 2 तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और ये जो IXL है इसकी वैल्यू क्या थी बच्चों, IXL इसकी वैल्यू थी 10, तो 10 इंटू 2 से हमें मिलेगा 20। IXC की वैल्यू क्या थी 10, तो 2 इंटू IXC से हमें फिर मिलेगा 20, और IR की वैल्यू थी 10, और ये 2 कैंसिल हो चुका है, तो ये मिलेगा 10, तो आंसर विल बी 20, 20, 10। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 20, 20, 10, इंडक्टर का 20, कैपेसिटर का 20, और रेजिस्टर का 10। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। ठीक है, ये एक सरफेस है, इसके अंदर Q चार्ज है, तो इससे फ्लक्स होगा Q/ε0, टोटल इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय ε0, इसका फ्लक्स होगा Q/ε0। सरफेस एरिया कुछ भी हो, फ्लक्स होगा Q/ε0, सरफेस एरिया इसका भी अलग है, इनक्लोज चार्ज सेम है, तो Q/ε0, तो ये हो जाएगा सेम फॉर ऑल। कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, इन द इज द सेम फॉर ऑल द फिगर्स। ठीक,
दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, सबके लिए एक जैसा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मटेरियल कैन नॉट बी। देखो जब भी ये नॉट लिखा होता है इस पर थोड़ा ध्यान दिया करो, कैन नॉट बी, क्योंकि हम कैन भी समझ के सॉल्व कर देते हैं, कई बार वो कैन नॉट बी होता है, तो कैन नॉट बी पूछा है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब के, मतलब एप्सिलॉन आर, मतलब एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसकी मिनिमम वैल्यू एप्सिलॉन आर की जो मिनिमम वैल्यू है 1 होती है एयर के लिए, मिनिमम, इससे छोटा पॉसिबल नहीं है। क्या कोई ऑप्शन है जो 1 से भी छोटा दिख रहा हो? 1 से भी छोटा दिख रहा है बी, सो 0.5 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ये बोला है द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम वायर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 500 डिग्री सेंटीग्रेड इज 20 ओम एंड 60 ओम। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 है, 500 पे 60 है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस क्या होगा? तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक, तो आर टी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 20 पे 20, तो मैं यहाँ लिखूंगा 20 इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, क्योंकि आर नॉट लिया है तो टी का डिफरेंस 0 के साथ देख रहे हैं, तो टी आ जाएगा टी माइनस 0, दैट इज टी। टेम्परेचर 20 है, अगला टेम्परेचर क्या है? 500, अगला टेम्परेचर है 500, और 500 पर रेजिस्टेंस है 60 ओम, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 60 इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी कितना है? टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो ये आ गया 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये बोल रहा है आर 80 है ना, एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T इक्वल टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, तो इसके लिए भी इक्वेशन बना लेते हैं। इसका रेजिस्टेंस होगा R, इसको लिखेंगे R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की प्लेस पर मैं रख दूंगा 80। अब सोचो जो हमसे पूछा गया है ना, ये है वो जो हमसे पूछा गया है, वो ये। इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए आर नॉट और अल्फा की वैल्यू। अगर आर नॉट और अल्फा ये दोनों हमारे पास हो तो ये बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। और दो वेरिएबल है, इन दोनों वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन गिवन है, क्वेश्चन खत्म। दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व करके कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड लगा लेता हूँ। डिवाइड लगाने पे ये आर नॉट कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/3, तो 1/3 इक्वल टू ये आर नॉट कैंसिल 1 प्लस 20 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 500 अल्फा। इसका प्रोडक्ट करो क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो 500 अल्फा इक्वल टू 3 प्लस 60 अल्फा। ठीक है, 60 अल्फा को इधर ले आओ तो 440 अल्फा, और 3 को इधर ले आओ तो 2 से कैंसिल करो तो 2 2 1, तो अल्फा आ जाएगा 1/221। ठीक, ये आ गई हमारे पास अल्फा की वैल्यू। अब अल्फा किसी एक इक्वेशन में पुट करके आर नॉट कैलकुलेट कर लो। ठीक है, अल्फा किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो फर्स्ट या सेकंड में, और आर नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर दो, और आर नॉट को आप यहाँ पुट कर दो। ठीक है, या एक काम करते हैं, मैं इन दोनों को फिर से डिवाइड लगा देता हूँ 60/r, और इन दोनों को फिर से डिवाइड कर देता हूँ और अल्फा की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो इस बार मैंने करा 60, थोड़ा छोटा वाला ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, तो 20 डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस 20 अल्फा डिवाइडेड बाय आर नॉट 1 प्लस 80 अल्फा। इन दोनों को डिवाइड करने से ये टर्म फिर कैंसिल हो गई, तो मुझे मिला 20/r इक्वल टू 1 प्लस 20 अल्फा, और अल्फा है 221, 1/221 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 80 अल्फा, अल्फा है 1/221। ठीक, इस तरह से एक वैल्यू मिल जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस 20 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 221 इक्वल टू आर प्लस आर इंटू 20 डिवाइडेड बाई 221। ठीक है, इस टर्म को सॉल्व करके रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करिए और वो आपको मिलेगी अबाउट 25 ओम। ठीक है, डेटा मैंने आपके सामने रख दिया है, इसे सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेशन पार्ट में छोड़ रहा हूँ आपके लिए। इसे सॉल्व करके आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी? 25 ओम।
यहाँ से r कॉमन ले लो, इसे डिनोमिनेटर में ले जाओ, सारी कैलकुलेशंस करके आपको ये वैल्यू इजीली मिल जाएगी। ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन C एंड D। अच्छा भाई, C है ना, कलर कुछ ऐसा ले लेते हैं जो वाइट पे अच्छे से दिखे। तो C और D के बीच में कैपेसिटेंस पूछा है, इक्विवेलेंट C और D के बीच में। तो C और D के बीच में ये दोनों कैसे हैं बच्चों? सीरीज में क्या होता है, C/N और दोनों एक जैसे हैं, 2 है तो C/2 मतलब 4/2। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट तो हो जाएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 2, और ये लगा हुआ है आपका एक 6, ये लगा हुआ है 6, ये हो गया 2, ये हो गया 6, और 4 का सीरीज भी हो जाएगा 2, तो यहाँ 2, तो 2, 6 और 2 इन तीनों का पैरेलल में ऐड होता है। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो 6, 7, 8, 9, 10, इसका आंसर आ जाएगा 10 माइक्रोफैराड। पैरेलल में ऐड कर दो, सी और डी के बीच में है, ये देखो तीनों सी और डी के बीच में पैरेलल है। बच्चा गलती क्या करता है, वो ए और बी के बीच में कैलकुलेट करने लगता है जैसा डायग्राम में दिया है, लेकिन जैसा क्वेश्चन में पूछा है कि सी और डी के बीच में कैलकुलेट करना है, तो सॉल्व करके हमें इसको मिलेगा 10। ठीक है, चलो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है फेराडेज सेकंड लॉ? E इक्वल टू माइनस ऑफ d∅/dt, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लो, E प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ d∅/dt, ये सेकंड लॉ है। क्या कहीं पर हमें ऐसा दिखाई दे रहा है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करें, तो लेंस लॉ हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, करेक्ट, मैग्नीट्यूड इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। 27 बोल रहा है एन इनफाइनाइट लैडर इज कंस्ट्रेंड विथ 1 ohm 2 ohm। ठीक है, 1 ohm 2 ohm से कंस्ट्रेंट की गई इस तरह से, एज शोन इन द फिगर। फाइंड द करंट दैट पासेस थ्रू द 2 ohm रजिस्टर। मतलब ये जो 2 ohm है, इससे कितना करंट पास हो रहा है ये बताना है। ठीक है, तो इनफाइनाइट लैडर को सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों? इनफाइनाइट लैडर को सॉल्व करने की टेक्निक है कि जो पैटर्न रिपीट हो रहा है, इस तरह से कट करो, इस तरह से कट करो कि पता ना चले कि कट किया गया है। मतलब ये एल शेप रिपीट हो रहा है, ऐसे एल शेप इनफाइनाइट रखे हुए हैं। अगर मैं एक एल शेप कट करके निकाल लूँ तो पता नहीं चलेगा कि इसमें से इनफाइनाइट में से एक कम हो गया। अगर नहीं पता चलेगा तो जिसे हमने कट किया है वो ये है। ठीक है, जिसे हमने कट किया वो ये है, 1 ohm 2 ohm, इसे हमने कट कर लिया। अब बचे हुए का हमने इक्विवेलेंट कंसीडर कर लिया x, बचे हुए का इक्विवेलेंट आ गया x। मतलब इसके बाद यहां से कट करने के बाद जो बचा है पूरा, उसका इक्विवेलेंट हमने क्या कंसीडर कर लिया, x। और इक्विवेलेंट x आने के बाद उस x को मैंने यहां लगा दिया, इक्विवेलेंट x आने के बाद उस इक्विवेलेंट x को मैंने यहां लगा दिया। अब जिसे हमने कट किया था उसी में वो इक्विवेलेंट x ऐड कर दो, तो क्या इक्विवेलेंट चेंज हो जाएगा? नहीं। ये वैसी ही बात है कि आपने इनफाइनाइट में से 2 रजिस्टर निकाल लिए, सबका टोटल करा, फिर 2 वापस डाल दिए, फिर सबका टोटल करा, तो टोटल तो बदलने वाला नहीं। क्या 2 रजिस्टर से इनफाइनाइट रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। और अगर नहीं बदलेगा तो इनफाइनाइट का इक्विवेलेंट भी x है, और इनफाइनाइट में से 2 निकालने के बाद भी x है, और इनफाइनाइट में 2 वापस डालने के बाद भी इक्विवेलेंट x है। तो देखो, 2 वापस डालने के बाद इक्विवेलेंट x, 2 निकाल लेने के बाद इक्विवेलेंट x, और इस पूरे का इक्विवेलेंट भी x। ये है इसको सॉल्व करने की टेक्निक। चलो पहले तो अपन x कैलकुलेट करते हैं, बाद में करंट की बात करेंगे। ध्यान से देखें तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो इन दोनों का क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर, पैरेलल। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x/2 + x, पैरेलल में 2x/2 + x + 1 और इक्वल टू x। तो r इक्विवेलेंट आ गया x इक्वल टू 1 प्लस दिस, और ये क्या है अपना 2x/2 + x। यहाँ पर आपका एलसीएम मिल जाएगा 2 + x, तो यहाँ आपको मिलेगा 2 + x + 2x, है ना। क्रॉस एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + x + 2x। चलो भाई, और सॉल्व करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 का x में, तो ये हो जाएगा 2x + x² इक्वल टू 2 + 2x + x हो जाएगा आपका 3x। ठीक, इसको इधर ले जाते हैं, तो x² इक्वल टू 2 + 3x - 2x, 3x - 2x हो जाएगा x,
और उस x को ले आओ इस तरफ तो माइनस एक्स, 2 भी ले आओ इधर -2 इक्वल टू 0। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो नंबर जिनका प्लस माइनस करने पे 1 आए और मल्टीप्लाई 2 आए वो है 2 और 1। 2 इंटू 1 से है ना, 2 इंटू 1 से क्या मिलेगा हमें, 2 मिल जाएगा और 2 माइनस 1 से 1 भी मिल जाएगा। तो दो ऐसे नंबर जिनका प्लस माइनस 1 आता है और प्रोडक्ट 2 आता है। तो यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है उसको मैं लिख देता हूँ 2 माइनस 1। एक्स के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, उस 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस 1, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। चलो इसका अंदर प्रोडक्ट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब चेक कर लो, -2x प्लस एक्स, इससे क्या मिलेगा हमें, माइनस एक्स, और पहले क्या लिखा था, माइनस एक्स। इसका मतलब फैक्टर पॉसिबल है, फैक्टराइजेशन हो रहा है। x कॉमन x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 कॉमन तो मिलेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखने पे मिलेगा x इक्वल टू 2 और x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखने पे मिलेगा x इक्वल टू माइनस 1। सो नेगेटिव इज इम्पॉसिबल, नेगेटिव वाला तो इम्पॉसिबल है तो पॉजिटिव पॉसिबल है, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 2। इसका मतलब यहाँ पर अगर रजिस्टर बना दिया जाए x की जगह तो देखो 1 ओम जो हमने कट किया था ये है 2 ओम और x की वैल्यू भी हमें क्या मिल चुकी है, 2 ओम। x की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है 2 ओम। अब इन दोनों का करो आप इक्विवेलेंट, टोटल इक्विवेलेंट। अच्छा टोटल इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट भी तो x मिल चुका है हमें और x की वैल्यू 2 ओम मिल चुकी है। यहाँ बैटरी लगाई है क्या, ठीक है 6 वोल्ट की बैटरी है। करंट मेजर करते हैं, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम आ चुका है तो करंट आ जाएगा आपका 3 एम्पियर। और बच्चा जल्दी से इसको 3 एम्पियर टिक कर देगा, लेकिन ये 3 एम्पियर रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि उसने हमसे 2 ओम में इस रजिस्टर में करंट पूछा है बच्चों, पूरे सर्किट में करंट नहीं पूछा है। ये पूरे सर्किट का करंट आया है, उसने हमसे सिर्फ इस 2 ओम में करंट पूछा है। मतलब 3 एम्पियर यहाँ से चलेगा और जब इस जंक्शन पे आएगा तो क्या दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और क्या दोनों रजिस्टर की वैल्यू इक्वल है तो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। तो 1.5 एम्पियर इसमें और 1.5 एम्पियर इसमें जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज 1.5 एम्पियर, क्योंकि हमसे इस 2 ओम रजिस्टर में करंट पूछा गया है। 3 ओवरऑल करंट है, टोटल करंट 3 चला, इस जंक्शन पे आया, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, दोनों रजिस्टर इक्वल थे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, जिससे आंसर मिल गया हमें 1.5 एम्पियर। ठीक, सो 1.5 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। व्हेन अ रजिस्टर 2 ओम इज प्लेस्ड अक्रॉस अ बैटरी, ठीक है, एक बैटरी के अक्रॉस हमने 2 ओम का रजिस्टर लगा दिया। ये बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R, इसका ईएमएफ हम E ले लेते हैं। हमने 2 ओम का रजिस्टर लगा दिया, द करंट इज 1 एम्पियर। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ, ठीक, एंड व्हेन द रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल इज 17 ओम। अब ये बोल रहा है कि टर्मिनल्स के अक्रॉस 17 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो, द करंट इज 0.25 एम्पियर। बैटरी तो वही है, ईएमएफ ई, रेजिस्टेंस आर और करंट की वैल्यू 0.25 एम्पियर हो गई है। द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज, तो बैटरी का ईएमएफ क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या हमने ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ा है V इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो इसके टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो होगा V, और V इक्वल टू हम लिख सकते हैं E माइनस आई आर। ठीक, अब इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसे लिखने का एक और तरीका है आई आर, उसे लिखने का एक और तरीका आई आर। आई कितना है 1 और आर कितना है 2, तो 1 इंटू 2, ये तो हो गया 2, मतलब इसकी वैल्यू मिल गई हमें 2 इक्वल टू ई माइनस आई की वैल्यू 1 और इंटरनल रेजिस्टेंस हमें नहीं पता है तो आर, इसको देते हैं हम इक्वेशन 1। या फिर इसको ऐसा लिख लो, ई इक्वल टू 2 प्लस आर, इसको दे दो इक्वेशन 1, इसे हटा दो। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ भी फॉर्मूला लगाते हैं V इक्वल टू ई माइनस आई आर। क्या 0.25 का करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज लिखने का एक और तरीका आई आर। आई है 0.25, आर है 17, पॉइंट हटा लो, दो जीरो बढ़ा लो, कैंसिल कर दो 4 टाइम्स, तो 17/4, तो वोल्टेज हो गया आपका 17/4, वोल्टेज हो गया 17/4। ई तो हमें पता नहीं है, आई की वैल्यू 0.25 है और ये है आर, तो हमें मिलेगा 17/4 इक्वल टू ई माइनस, ये हो जाएगा R/4। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 25 से उड़ाएंगे 4 बार, तो E की वैल्यू मिली हमें 17/4 प्लस R/4, इक्वेशन 2।
एक इक्वेशन बोल रही है कि ई की वैल्यू 2 प्लस आर है, इक्वेशन बोल रही है वो है, तो ई की वैल्यू 2 प्लस आर यहाँ पुट कर दो, तो 2 प्लस आर में यहाँ पुट कर देता हूँ, इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ 4, तो ये हो जाएगा 17 प्लस आर, इस 4 का मल्टीप्लाई कर दो 8, 4 इंटू 2 8 प्लस 4r इक्वल टू 17 प्लस आर। ठीक है, इस r को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 3r, 17 माइनस 8 हो जाएगा 9, 17 माइनस 8 ये हो जाएगा 9, 3 से कैंसिल कर दो 3 टाइम्स, तो स्मॉल r इक्वल टू 3 ओम। तो स्मॉल r की वैल्यू इस तरह से मिल गई 3 ओम, और अगर ये 3 ओम हम यहाँ पुट कर दे तो 2 प्लस 3 दैट इज 5 ओम, तो हमें मिल जाएगा 5 ओम। एक काम और किया जा सकता है, यहाँ से r की वैल्यू डायरेक्ट आप यहाँ पुट कर सकते हो, है ना, इक्वेशन 2 में। यहाँ से आप r की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, r की वैल्यू आ जाएगी e माइनस 2, और r को सब्सटीट्यूट कर दो इस पोजीशन पर, तो जैसे r से e मिला है इसमें आपको डायरेक्ट e मिल जाएगा सब्सटीट्यूशन से। बात एक ही है, इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसका आंसर आ गया हमारा 5 वोल्ट। ठीक है, क्या इतनी बातें समझ चुके हैं बच्चों, है ना, यहाँ तक कि हम कैलकुलेशंस कर चुके हैं और 5 वोल्ट हमारा आंसर आ गया था। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 10 माइक्रोफेरेड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 500 वोल्ट। ठीक है, तो मैं एक कंडेंसर बना लेता हूँ यहाँ पर 10 माइक्रोफेरेड का, जिसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 500 वोल्ट है। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। Its terminals are then connected to those of an uncharged condenser of capacity 40 माइक्रोफेरेड। एक अनचार्ज कंडेंसर जिसकी कैपेसिटी 40 माइक्रोफेरेड है, इसके टर्मिनल्स को इससे कनेक्ट कर दिया जाता है। द लॉस ऑफ एनर्जी इन कनेक्टिंग दैम टुगेदर। तो एक काम करते हैं, 500 को हम V1 बोल लेते हैं, ये अनचार्ज था तो V2 को बोल देते हैं 0, और सीधे हम एनर्जी का फॉर्मूला लगा लेते हैं एनर्जी लॉस का। एनर्जी लॉस के लिए डेल यू इक्वल टू हमने पढ़ा था हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ। C1 कितना है आपका 10 माइक्रोफेरेड मल्टीप्लाइड बाय C2 है आपका 40 माइक्रोफेरेड डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, तो 40 और 10 हो जाएगा 50 माइक्रोफेरेड। एक माइक्रोफेरेड से एक माइक्रोफेरेड तो कैंसिल हो जाएगा। V1 था आपका 500 वोल्ट, और माइनस V2 अनचार्ज था तो ये तो 0 ही था। ठीक, और ये साथ में इसकी यूनिट आ जाएगी वोल्ट, और ये जो फेरेड इंटू वोल्ट है, फेरेड इंटू वोल्ट, इसको अपन लिख देंगे जूल, है ना, जूल लिख देंगे। अब 10 से 2 से कैंसिल कर दो इसको 5 टाइम्स, 40 इंटू 5 ये हो जाएगा 200 माइक्रो फेरेड इंटू वोल्ट को लिख दिया मैंने जूल, साथ में 500 स्क्वायर, 500 स्क्वायर को 2 बार लिख दो। अच्छा, डिवाइडेड बाय 50, एक 0 कैंसिल कर दो और 5 से कैंसिल कर दो 10 टाइम्स। ठीक है भाई, कैंसिल कर दिया 10 टाइम्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितने 0 हो रहे हैं, कितने 0 बचे, डिनोमिनेटर पूरा क्लियर है, 1 2 3 4 5। ठीक, तो हमें मिला 5 इंटू 2, देखो ये वाला 5 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 2, और कितने 0 हमने हटाए, 1 2 3 4 5, 10 टू दी पावर 5, साथ में माइक्रो को लिख दो इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल, है ना, -6। तो -6 से 5 पूरा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर -1 बचेगा। 5 इंटू 2 तो ये तो 0.1 आ जाएगा, है ना, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, करेक्ट 10, और ये बचेगा आपका 10 टू दी पावर -1 जूल, तो 10/10 दैट इज 1 जूल, तो आपको आंसर मिलेगा 1 जूल। ठीक, 1 जूल विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कहाँ तक पहुँच गए बच्चों हम लोग, 1 जूल तक, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 29 आपका सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30, 3 प्योर इंडक्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आपको पहले भी बताया था मैंने, ये किस तरह का कॉम्बिनेशन होता है, ये होता है पैरेलल। अगर आप इसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे तो ये कुछ ऐसा मिलेगा,
ये हम बहुत अच्छे से इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, ठीक। ये एक तरह का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मतलब इंडक्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड। इंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन कैसा होता है? रेजिस्टेंस जैसा। ऐसे हमने याद किया था इसको कि इंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व किया जाता है? रेजिस्टेंस जैसा। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है? R बाय एन, अगर सभी इक्वल है तो ये भी हो जाएगा L बाय एन। L बाय एन, L की वैल्यू है 3 हेनरी और कितने नंबर ऑफ इंडक्टर्स है 3, तो ये आ जाएगा 1। तो 1 हेनरी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इक्विवेलेंट निकालना था ए और बी के बीच में, तो इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 हेनरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 ये बोल रहा है एन LCR AC सीरीज सर्किट L इक्वल टू 5 हेनरी, ठीक है। कितना है? L इक्वल टू 5 हेनरी, ओमेगा is 100 radian per second and resistance is 100 ohm and power factor is 0.5। power factor मतलब cos phi, cos phi मतलब R by Z, ये कितना दिया हुआ आपको? 0.5। the value of capacitance of the capacitor is, तो ये कैपेसिटी की वैल्यू पूछ रहा है, कैपेसिटी की वैल्यू पूछ रहा है। एक बार पावर फैक्टर बता देता हूँ। जब आप किसी भी सर्किट का पावर फैक्टर कैलकुलेट करते हो, जैसे ये LR सर्किट दिया हुआ है, LR ही है, LCR है, LCR है, तो ये कैपेसिटर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा EL माइनस EC, इन दोनों का रिजल्टेंट, और यहाँ मिलेगा ER, नेट आएगा E, ये हो जाएगा फाई। अगर आप यहाँ से cos फाई कैलकुलेट करो तो वो होगा बेस, बेस दैट इज ER डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस दैट इज E। इसको लिखो IR, इसको लिखो IZ, I कैंसिल, तो cos फाई क्या मिलेगा आपको? R बाय Z। तो cos फाई जो भी पावर फैक्टर दिया उसको हम R बाय Z लिख सकते हैं। नाउ R की वैल्यू कितनी बच्चों? 100, यहाँ पुट कर दो 100 डिवाइडेड बाय Z हो जाएगा अंडर रूट ऑफ XL मतलब ओमेगा L होल स्क्वायर माइनस 1 बाय ओमेगा C होल स्क्वायर, ठीक है, सही है Z। और इस पूरे के साथ XL माइनस XC प्लस R स्क्वायर, और R है आपका 100, तो 100 स्क्वायर भी आ जाएगा। ये मैंने लिखी Z की वैल्यू। Z आपको याद होगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, है ना। तो XL माइनस XC होल स्क्वायर अगर हमें चाहिए, ठीक, तो मैं इसको एक बार री राइट कर देता हूँ, एक बार फिर से लिख देता हूँ अच्छे से। अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 0.5 को लिख दो 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आपको मिलेगा 200 इक्वल टू R की वैल्यू 100 अंडर रूट ऑफ 100 स्क्वायर प्लस XL को लिखेंगे ओमेगा L, ओमेगा कितना है? 100 L, और L कितना है बच्चों? 5, ओमेगा L माइनस ओमेगा C 1 बाय ओमेगा C, ओमेगा कितना है? 100 और C होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, और 2 0 का हो जाएगा 4 0। 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, और वो 10,000 इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू ये मिलेगा आपको 500, है ना, XL माइनस XC होल स्क्वायर। बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। 500 माइनस 1 बाय 100C होल स्क्वायर। चलो भाई इसको माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 30,000, और उधर से स्क्वायर हटा लो, इधर रूट लगा लो, इक्वल टू 500 माइनस 1 बाय 100C, ठीक। 1 बाय 100C को आप ले आओ इस तरफ, उधर मिलेगा आपको 500 माइनस अंडर रूट 30,000। कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें लेंदी जा रहा है। इसकी वैल्यू C की वैल्यू मिलेगी हमें, C को इस तरफ इधर लाएंगे तो 1 बाय 100 500 माइनस 30,000, तो देखो 1 2 3 4 0 से 100 तो बाहर आ जाएगा, 100 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा √3, 100 बाहर आ जाएगा, इसमें बचेगा √3। इसको आप लिख सकते हो 173। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू मिलेगी 1 बाय 100 इंटू 500 माइनस 173,
ठीक, 500 माइनस 173, 500 माइनस 173, अगर आप 100 माइनस करते तो 400 मिलता, मतलब 300 समथिंग कुछ मिलेगा। और अगर 3 मिलता है और 1 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो 33.33 कुछ आता है, लेकिन 3 से 300 से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, तो 33 से थोड़ा छोटा आंसर आएगा। और 33 से छोटा कोई आंसर अगर हम देखें तो वो 30.6 माइक्रोफेरेड दिख रहा है ना। ये मिली फेरेड है, इसलिए ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सारी वैल्यूज माइक्रो में दी हुई है। हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 पॉइंट इधर दिख रहे हैं, 2 पॉइंट इधर दिख रहे हैं, 10⁻⁻⁴ भी दिखाई दे रहा है। सो 30.6 माइक्रोफेरेड विल बी योर करेक्ट आंसर। किस तरह से सॉल्व हुआ, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी था, लेकिन फिर भी हम इसे बिना सॉल्व किए भी टिक कर सकते हैं। कैसे हमने समझा होगा इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमें क्या बोल रहा है, देखते हैं, इसको समझते हैं। 32 बता रहा है कि एक सर्किट दिया हुआ है, 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, 500 ओम का रेजिस्टेंस, 500 को इधर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ये बोल रहा है वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 1000 ओम, 1000, इसका रेजिस्टेंस 1000 है। मैंने 10,000 लिख दिया क्या? हाँ शायद। तो रेजिस्टेंस कितना है? 1000 ओम, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखें तो ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में। पहले अपन इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस होगा R1 R2 अपन R1 प्लस R2, मतलब 1000 इंटू 500 अपॉन 1000 प्लस 500, 1500 हो जाएगा ये। और इससे कैंसिल कर दो 3 टाइम्स, तो इसका रेजिस्टेंस आ गया 1000/3, है ना। ये तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया। इन दोनों के साथ ये 500 सीरीज में लगा हुआ है, तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट अगर हम देखें तो 1000/3 प्लस 500, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 3 एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 15 से हो जाएगा 2500/3, ये आ जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट, ठीक है। अभी बोल रहा है कि व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, व्हाट विल बी द, ये हमारा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो 10 वोल्ट की बैटरी कितना करंट फ्लो करेगी, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो 2500/3, तो यहाँ जो करंट फ्लो होगा वो हो जाएगा 3/250 एम्पियर, है ना। लेकिन हमसे इस वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछी। अब इस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी V = IR, ठीक, IR। और इन दोनों का जो R इक्विवेलेंट है वो ये रहा, इन दोनों का जो R इक्विवेलेंट है वो ये रहा, और इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज तो सेम ही होगा और वो होगा IR, और R किसका, इक्विवेलेंट का। तो I की वैल्यू क्या मिली हमें, 3/250, और उसका इक्विवेलेंट क्या मिला है, 1000/3, तो 3 कैंसिल, 250 से कैंसिल करोगे तो 4 एम्पियर आ जाएगा। क्या कहीं पर 4 एम्पियर गिवन है, सॉरी 4 वोल्ट, वोल्टेज पूछा है हमसे, तो आंसर मिल जाएगा आपका 4 वोल्ट। 4 वोल्ट मुझे ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। A charge Q is placed at a corner of a cube, ठीक है, एक क्यूब बना लेते हैं, क्यूब, ये लो भाई साहब, एक क्यूब आ गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है चार्ज इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, इस क्यूब के कॉर्नर पर हमने एक चार्ज रख दिया है। द कंबाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब, इस चार्ज के कारण सारे फेसेस से फ्लक्स क्या होगा। तो अगर आप इस चार्ज को इनक्लोज करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको कुछ और क्यूब इसके आसपास अज्यूम करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप इस चार्ज को इनक्लोज करना चाहते हो तो कुछ और क्यूब आपको बनाने पड़ेंगे जिससे कि ये चार्ज कंप्लीटली इनक्लोज हो जाए, ठीक। चलो बनाते हैं कुछ क्यूब्स जिससे कि चार्ज कंप्लीटली इनक्लोज हो जाए, ठीक है। तो चार्ज को कंप्लीटली इनक्लोज करने के लिए हमें 7 क्यूब्स और बनाने पड़े, ठीक है। देखो चार्ज अब यहाँ आ चुका है, आपको एक क्यूब दिखाई दे रहा होगा, उसी कलर से बनाता हूँ जिससे पहले बनाया था, येलो से। ये रहा हमारा इनिशियल क्यूब, अगर दिखाई दे रहा हो, ठीक है, ये रहा वो इनिशियल क्यूब, और ये रखा वो चार्ज, ठीक है, जिसके कारण फ्लक्स निकालना था। तो इसको रखने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 क्यूब्स हमें रखने पड़े। तो इस बड़े क्यूब से जो फ्लक्स आएगा वो आएगा Q/ε0,
और ये बड़ा क्यूब ऐसे 8 छोटे क्यूब से मिलकर बना है। तो बड़े से इतना तो 1 से कितना, ये 8 क्यूब से, 8 क्यूब से इतना, तो 1 क्यूब से कितना, तो 1 से हो जाएगा क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो इस पूरे के पूरे क्यूब से जो फ्लक्स होगा वो क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये वाला होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 35। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। लूप है, लूप की रेडियस है 3 सेंटीमीटर, एक्सिस पे एक पॉइंट है 4 सेंटीमीटर, यहाँ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 54 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हमें, यहाँ पर जो इंटेंसिटी है 54 माइक्रो टेस्ला है। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द लूप। तो ये सेंटर पर क्या इंटेंसिटी होगी पूछ रहे। चलो एक्सिस पे इंटेंसिटी गिवन है हमें, बी एक्सिस गिवन है। बी एक्सिस कितना गिवन है, बी एक्सिस होता क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। और ये वैल्यू हमें गिवन है 54 माइक्रो मतलब 10 टू दी पावर -6 टेस्ला। एक काम करते हैं, सेंटर वाली इंटेंसिटी चाहिए, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर, ये होती है इंटेंसिटी सेंटर पे। अब देखो डिनोमिनेटर में कोई आर नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड कर देता हूँ, और ये वाला जो आर है मैंने यहाँ लिख लिया। तो बचा क्या, जो मैंने यहाँ नहीं लिखा वो है आर क्यूब डिवाइडेड बाय, ये आर तो मैंने यहाँ लिख दिया है, ये दोनों आर छोड़ दिए थे तो आर क्यूब हो गए, और ये छोड़ दिया था, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड, और म्यू नॉट बाय 4 पाई, देखो इस वैल्यू को म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर, इस वैल्यू को मैंने अलग लिख लिया, बाकी सबको अलग कर दिया। ठीक, और ये जो वैल्यू है ये वाली, यही तो बी सेंटर है। इसका मतलब यहाँ पर हमें मिला 54 इंटू 10 टू दी पावर -6 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर कितना है बच्चों, आर कितना है, अच्छा अगर ध्यान से देखें तो यहाँ भी क्यूब है आर का और यहाँ भी क्यूब है, मतलब यूनिट कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका आर है 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 और इसकी पावर हो जाएगी 3/2 डिवाइडेड बाय आर क्यूब। आर कितना है हमारा 3 क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 27। ठीक, आर क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 27। ठीक है, यहाँ भी क्यूब भी दिखाई दे रहा है 27। ठीक, साथ में 10 टू दी पावर -6 चल रहा है, तो 9 से कैंसिल कर दे, 9 6 और 9 3 से कैंसिल कर दो 2 टाइम्स, तो ये आ गया हमारे पास 2, और यहाँ से मिलेगा हमें 25 का रूट करेंगे तो 5, तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलेगी बच्चों 25 टू दी पावर 3/2 है ना। इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये वैल्यू मिलेगी 25 टू दी पावर 3/2। तो इसको आप लिखो, इसका पहले रूट ले लो, इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो ये हो जाएगा 5 क्यूब, 1/2 पहले ले लिया मैंने 5 क्यूब, तो 5 क्यूब हो जाएगा आपका 125, और 125 और यहाँ पर बचा है 2, तो 125 इंटू 2 ये दोनों करोगे तो ये आ जाएगा 250, साथ में 10 टू दी पावर -6 चल रहा है, ये बन जाएगा माइक्रो, और मैग्नेटिक फील्ड पूछा है तो टेस्ला, तो आपको मिल जाएगा 250 माइक्रो टेस्ला। ठीक है, इस तरह से आंसर क्या मिल जाएगा बच्चों 250 माइक्रो टेस्ला। ठीक, समझ गए। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। इफ अ 2 मीटर वायर इज मूविंग विद द वेलोसिटी 2 मीटर मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ले लेते हैं परपेंडिकुलर हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड है 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, इंड्यूस ईएमएफ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, E इक्वल टू BLV पढ़ा है हमने, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है, B की वैल्यू 0.5, लेंथ की वैल्यू 2 मीटर, वेलोसिटी 1, पॉइंट हटा लो, एक 0 बढ़ा लो, 2 टाइम्स 2 से 2 कैंसिल 1, तो 1 वोल्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 वोल्ट। इंड्यूस ईएमएफ इसके अक्रॉस कितना आ जाएगा बच्चों 1 वोल्ट आ जाएगा। 37 पर आते हैं, इन एन LR सर्किट
फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, मैं फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। L इक्वल टू 2 हेनरी, EMF 5 वोल्ट, रेजिस्टेंस 1 ओम, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। तो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो होती है हाफ Li²। तो L तो हम यहाँ से पुट कर देंगे, करंट हमें नहीं पता, ठीक। सर्किट कौन सा है? LR। तो LR का पहले इम्पीडेंस निकाल लो। LR का इम्पीडेंस होगा √R² प्लस XL²। इम्पीडेंस होगा R², XL को लिख सकते हैं क्या? ω/L होल स्क्वायर। चलो, तो इम्पीडेंस को हम लिखेंगे √R की वैल्यू, रेजिस्टेंस है 1, और ओमेगा कितना है आपका? ओमेगा गिवन नहीं है, ओमेगा को लिख सकते हैं हम 2 पाई न्यू इंटू एल, एल गिवन है 2, तो 2 पाई न्यू इंटू 2 होल स्क्वायर। तो ये मिलेगा आपको, है ना, 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी यहाँ पुट कर दो, 50, तो 1 प्लस 50 इंटू 2 100, 100 इंटू 2 200 पाई, 200 पाई होल स्क्वायर। इस तरह से इम्पीडेंस मिल जाएगा √1 प्लस 400, 2 का स्क्वायर 4, 2 0, 1 0 का 2 0, 2 0 पाई स्क्वायर। अब इसमें 1 प्लस करो या मत करो एक ही बात है, 1 को मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ। 1, क्योंकि इस बहुत बड़ी वैल्यू में 1 प्लस नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2 0 बाहर आके हो जाएंगे 100, 2 बाहर आके हो जाएगा 4, बाहर आके हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 200, और पाई स्क्वायर बाहर आके हो जाएगा पाई। तो इस तरह से इम्पीडेंस मिल जाएगा 200 बाय पाई। अब अगर इम्पीडेंस मिल गया है तो करंट लिख सकते हैं हम, हाफ L की वैल्यू 2 गिवन थी और I की वैल्यू टोटल EMF 5 वोल्ट अपॉन टोटल इम्पीडेंस, वो हो जाएगा आपका 200 पाई। ये कैंसिल, तो 5 से इसको कैंसिल कर दो 40, तो हमें मिलेगा 1/40 पाई। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 1/40 पाई को लिख लेते हैं 22/7, 22/7, तो 7 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 22, तो अगर सिर्फ 4 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 88, 880। अगर हम इससे डिवाइड लगाते हैं तो पॉइंट में कोई एक नंबर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे सारे नंबर एक बड़े नंबर दिख रहे हैं, कोई पॉइंट में दिख रहा है, मतलब नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का आंसर होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि इसको सॉल्व करने में हमें दिख रहा है कि जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट में आने वाला है, क्योंकि 880 से हम एक छोटे नंबर को डिवाइड करें तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, मतलब नन ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 38 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 ये बोल रहा है, द चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक, इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड्स देख लो यहाँ पे क्या दिए, एल एल दिया है ना, तो एल साइड का अपन इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं। तीनों वर्टेक्स पर क्यू 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 चार्ज रख दिए, तीनों वर्टेक्स पर रख दिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन सेपरेटिंग द चार्जेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, इन चार्जेस को यहाँ से उठा के इन्फिनिटी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये बताओ। तो जितना वर्क बनाने में करना पड़ा था उतना ही सेपरेट करने में करना पड़ेगा। तो एक काम करो, इस सिस्टम की एनर्जी निकाल लो, उस एनर्जी का अपोजिट कर दो कि उस एनर्जी में कितनी और एनर्जी ऐड कर दें कि टोटल एनर्जी 0 हो जाए। तो जितनी एनर्जी ऐड करने पे टोटल 0 हो जाएगी उतना ही वर्क करना पड़ेगा। तो इस सिस्टम की एनर्जी लिखता हूँ मैं। इस सिस्टम की जब हम एनर्जी लिखेंगे तो एक पेयर की एनर्जी हमें लिखना आती है, वो होती है K Q इंटू Q² बाय L, और ऐसे कितने पेयर हैं यहाँ पर? 3, तो ये हो जाएगा 3K² बाय L। लेकिन ऑप्शंस में हमें क्या दिख रहा है? 4πε0। तो K की वैल्यू रख दो 3Q² बाय 4πε0 L। ये सिस्टम की एनर्जी है, अभी टोटल एनर्जी है। अब आपको वर्क करना है तो आप क्या करो, इस सिस्टम को एनर्जी दो, इस सिस्टम को एनर्जी दो। कितनी एनर्जी दे? -3Q² बाय 4πε0 L की एनर्जी दे दो। इससे क्या होगा? टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी, टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी, सिस्टम सेपरेट हो जाएगा। तो वर्क आपको करना पड़ेगा इस गिवन एनर्जी के बराबर, मतलब -3Q² बाय 4πε0 L। तो ऑप्शन नंबर डी में मुझे दिखाई दिया था, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। 39, ठीक है। इन द गिवन सर्किट द चार्ज ऑन 9 माइक्रोफेरेड, अच्छा 9 माइक्रोफेरेड, 8 2 और 8 है, 9 तो यही अकेला दिख रहा है। चार्ज पूछा है, चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है? CV
और क्या ये डायरेक्टली 10 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्टेड है? इसका वोल्टेज तो 10 है और वोल्टेज है 9 माइक्रो, कैपेसिटी है 9 माइक्रोफेरेड, वोल्टेज 10, कैपेसिटी 9, तो आंसर आ जाएगा आपका 9 माइक्रोकूलम, 90 माइक्रोकूलम। डी इज द करेक्ट आंसर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो 40 पर आते हैं। 5 सेल्स ईच ऑफ EMF 0.2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। ठीक है, तो पहला सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, सबके इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, सबका EMF कितना है? 0.2 वोल्ट। पूरा समझाने के लिए इतना सब लिख रहा हूँ मैं, आप इसे एग्जाम में डायरेक्ट भी कर सकते हो। सबके इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया किससे? 10 ओम से, 10 ओम से कनेक्ट कर दिया। फाइंड द करंट थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। तो इसमें करंट कितना फ्लो होगा? करंट कितना होगा बच्चों? करंट होगा टोटल EMF दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब 0.2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5 प्लस 10, तो 5 प्लस 10 दैट इज 15। 0.2 इंटू 5 बाय 15, 5 से कैंसिल कर 3 टाइम्स। ठीक, 3 टाइम्स, तो आपको मिला 2/3। पॉइंट हटा लो, 0 बढ़ा लो, तो 1/15 एम्पियर। 2 से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 30 को 1/15 एम्पियर। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। ठीक है, constant voltage is applied across a wire of constant length and a drift velocity of electron in the wire is found to be Vd. ठीक है, keeping the length constant, if the area of cross section of wire is now doubled and the same voltage is applied across the new wire, then the drift velocity I equal to NEAVD, ये हमने पढ़ा है। एरिया चेंज किया जा रहा है, करंट चेंज होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा ये बता रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा गया है, तो एरिया डबल किया गया। तो पहले ये वायर था, इसमें I करंट था, इसका एरिया A था, बाद में एरिया डबल कर दिया गया, मटेरियल वही है, करंट I है, एरिया डबल हो गया। अगर एरिया डबल हो गया तो इसका रेजिस्टेंस अगर R है, R होता है रो L बाय A, इसका रेजिस्टेंस अगर R डैश है तो R डैश हो जाएगा रो L बाय 2 है। तो इस तरह से क्या रेजिस्टेंस इनिशियल का हाफ हो जाएगा, देखो यहाँ 2 आ गया, रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, तो क्या जो नया करंट होगा वो डबल हो जाएगा। अगर मैं यहां पर लिखूं I इक्वल टू NEAVD, तो VD की वैल्यू I बाय NE आएगी। यहां पे लिखूं तो यहाँ करंट है 2I इक्वल टू NE, A की वैल्यू 2 है इंटू VD, ये 2 से 2 कैंसिल, यहां से भी VD की वैल्यू I बाय NEA ही आएगी। इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, एरिया डबल कर देने से भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वही आ जाएगी जो पहले थी। ठीक, 42 पर आते हैं। A sphere of radius 2r, लो भाई 2r रेडियस का एक स्फीयर बना लिया, and charge 3q is placed inside a concentric imaginary sphere of radius 3r. A sphere of radius 2r and charge 3q is placed, इसमें 3q चार्ज रखा हुआ है, placed inside a concentric imaginary sphere of radius 3r। एक और स्फीयर बना लो जो इसके साथ कोसेंट्रिक हो लेकिन रेडियस 3r हो। द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द इमेजनरी स्फीयर, तो इस इमेजनरी स्फीयर के अंदर स्फीयर है या क्या है वो नहीं देखना है, कितना चार्ज है, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स हो जाएगा। टोटल चार्ज है 3q, टोटल चार्ज है 3q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 3q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, रेडियस 3r है 4r है उससे कोई मतलब नहीं, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होगा टोटल फ्लक्स, तो 3q बाय एप्सिलॉन नॉट विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 43, 2 प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, ठीक है, तो ये बोल रहा है 2 प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर आर 4 mm अपार्ट। ठीक है, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर
प्लेट्स कितना दूर है एक दूसरे से, 4 mm, 4 mm है ना, मतलब 4 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है भाई। अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, ठीक, एंड थिकनेस 3 mm इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, ये प्लेट्स है, इन दोनों के बीच में एक स्लैब रख दिया गया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका 3, मतलब इसके के की वैल्यू 3 है और इसकी थिकनेस भी 3 mm है, 3 mm थिकनेस इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स विद द फेसेस पैरेलल टू देम। ठीक है, सेम बिल्कुल पैरेलल फेसेस। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज एडजस्टेड सच दैट, अच्छा, that the capacitance against become to the equal to capacitance without dielectric। मतलब अभी बोल रहा है ये तो 4 mm था, ये भी 4 mm डिस्टेंस है, अभी बोल रहा है इसकी डिस्टेंस को रीएडजस्ट करो, मतलब इन दोनों प्लेट्स को दूर करो, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से कैपेसिटी बढ़ गई है तो इसकी डिस्टेंस बढ़ा दो। डिस्टेंस बढ़ाने से क्या होगा, कैपेसिटी कम हो जाएगी, लेकिन कम भी कितनी हो, इसके बराबर। तो बताओ इसकी कैपेसिटी को मैं क्या लिखूं, इसकी कैपेसिटी को लिख दो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और डी की वैल्यू है 4 mm, मतलब 4 इंटू 10⁻³ और इसकी कैपेसिटी को क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, लेकिन डी को हमने बढ़ा के क्या कर दिया, डी डैश, डी माइनस ए, डी माइनस टी, डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ये होगी वैल्यू। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए कैंसल, तो हमें मिला 4 इंटू 10⁻³ क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू डी डैश माइनस T is the width of the dielectric slab which is 3 mm, तो इसको लिखो 3 इंटू 10⁻³ प्लस T फिर से थिकनेस है 3 इंटू 10⁻³ और K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो भी 3 है, तो 3/3। तो हमें मिलेगा D डैश इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³, ये इस तरफ ले आओ तो प्लस 3 इंटू 10⁻³ और ये भी इस तरफ ले आओ तो माइनस 10⁻³। तो 4 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 1 6 इंटू 10⁻³ दैट इज 6 mm। तो जो नई डिस्टेंस है इट शुड बी 6 mm। अगर आप इस डिस्टेंस को 6 mm कर देते हो तो इसका कैपेसिटेंस इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन इजी था। 44 इम्पिडेंस ऑफ सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ऑफ 30 ओम, रजिस्टर है 30 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ L 0.4 डिवाइडेड बाय पाई हेनरी विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब L R दोनों सीरीज में कनेक्टेड है with an AC source, alternating current source which is having frequency 50 Hz। ठीक है, इम्पिडेंस पूछा है, इम्पिडेंस पूछा है, तो इम्पिडेंस क्या होता है भैया एल आर सर्किट का, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। एल आर है, सी तो है नहीं, आर की वैल्यू गिवन है 30, यहाँ रख दो 30 स्क्वायर, एक्सएल को लिखेंगे ओमेगा एल, ओमेगा ओमेगा ओमेगा, ओमेगा के लिए हमें ये दिया फ्रीक्वेंसी 50, तो ओमेगा को लिख दो 2 पाई न्यू, न्यू की वैल्यू 50, न्यू की वैल्यू 50, तो 2 पाई इंटू 50 ये हो गया ओमेगा एल, और एल है क्या 0.4 बाय पाई, एल है आपका 0.4 बाय पाई, इसका भी स्क्वायर करो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 0 से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो इम्पिडेंस आपको मिलेगा Z इक्वल टू 3 स्क्वायर हो जाएगा आपका 330 का हो जाएगा 900 प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू 4 दैट इज 20 इंटू 2 40 स्क्वायर, तो ये 40 स्क्वायर हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा 2500, 25 का हो जाएगा आपका 50, 25 से आ जाएगा 50, और क्योंकि इम्पिडेंस भी एक तरह का ऑब्स्टेकल है तो आंसर हो जाएगा आपका 50 ओम। ठीक है, 50 ओम विल बी योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ये बोल रहा है इन द फिगर शोन द मैग्नेटिक फील्ड एट सी इज 0, सी पर मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है। ठीक है, सी पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, द करंट इन द वायर बी विल बी, अच्छा बी का है ये रहा, यहाँ पे करंट पूछा है, इफ द करंट इन द वायर
ए इज आई डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड दिया है, डाउनवर्ड यहाँ पे देखें तो आई डाउनवर्ड है ना, इनवर्ड या डाउनवर्ड एक ही बात है। कॉपी में रखोगे ऐसे तो डाउनवर्ड दिखेगा, बोर्ड पे रखा है तो मुझे वो इनवर्ड दिख रहा है। तो ये जो क्रॉस है ये इनवर्ड जा रहा है, तो थंब पे रखो और फिंगर्स को घुमाओ, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आ रहा है नीचे, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आ रहा है नीचे। और ये बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट सी इज जीरो, तो सी पे जीरो होने के लिए बी का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आना चाहिए। अब सोचो अगर बी आउटवर्ड होता, बी आउटवर्ड होता तो बी का मैग्नेटिक फील्ड सी पे नीचे आता, तो ये तो गलत होता। अगर बी डाउनवर्ड होता, डाउनवर्ड जैसे कॉपी में बताया है डाउनवर्ड और यहाँ पर इनवर्ड, बी डाउनवर्ड होता तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आता, राइट हैंड थंब रूल से करना, लेफ्ट हैंड से नहीं। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर आता, ऊपर, और हमें चाहिए ऊपर, ऊपर ही चाहिए, टेंजेंट चाहिए हमें, तो सर्कल ऐसा बनेगा सी पे टेंजेंट ऊपर। तो इसका मतलब है एक बात तो श्योर है कि बी पर जो आंसर आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, डाउनवर्ड, है ना, क्योंकि वो डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड ही आना चाहिए, मतलब ये आंसर आना चाहिए क्रॉस। मतलब डाउनवर्ड डाउनवर्ड दो ऑप्शन दिख रहे हैं, अपवर्ड अपवर्ड दो दिख रहे हैं, ये तो गलत हो गए। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अपोजिट तो हम ले आए, अगर इसके इक्वल भी आ गया तो कैंसिल हो जाएंगे और नेट जीरो हो जाएगा, मतलब उसके इक्वल आना चाहिए। अब एक इन्फाइनाइट वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट बाय 4π2I/r, आर कितना है 4 सेंटीमीटर। इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए, इसका मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए म्यू नॉट बाय 4π2I डैश लिख देता हूँ, 2I डैश बाय 6 सेंटीमीटर। तो ये म्यू नॉट बाय 4π और 2 वाली टर्म तो कैंसिल हो गई। पहले वाले में करंट कितना है, ए में आई डाउनवर्ड है तो आई की वैल्यू तो आई है, 2 से कैंसिल कर दो 2 टाइम्स और ये हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3I/2 इक्वल टू आई डैश। तो आई डैश की वैल्यू क्या होना चाहिए, 3I/2 डाउनवर्ड्स होनी चाहिए, है ना, 3I/2 डाउनवर्ड्स ये वैल्यू होना चाहिए। ये ऑप्शन बी में हमें दिखाई दे रहा है, ये 2/3 हो 3/2। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो देखा बच्चों आपने 45 क्वेश्चन एकदम इजी थे और बहुत जल्दी जल्दी इसको सॉल्व किया, पूरे समझाते हुए इसको सॉल्व किया है। होपफुली सबने बहुत अच्छा पेपर किया होगा और मैं से उम्मीद करता हूँ कि सभी के 180 मार्क्स आ रहे हैं। और इसी तरह से तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए MGCI के साथ। आगे भी आने वाले पेपर्स के हम इस तरह सॉल्यूशन करते रहेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सॉल्यूशन में। थैंक यू वेरी मच।